हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका टॉपिक एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, जिसे हम कहते हैं शैक्षिक प्रौद्योगिकी। चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले बात करेंगे कि ये जो टेक्नोलॉजी वर्ड की हम बात कर रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी क्या है। ठीक है, टेक्नोलॉजी आप जानते ही हैं, हम तकनीक को कहते हैं इंग्लिश में। कोई भी काम मैनुअली हम लोग करते थे, लेकिन अगर हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी आ जाए उस काम को करने की, तो वो काम और एफिशिएंट हो जाता है। हम ज़्यादा अच्छी तरीके से, प्रभावी ढंग से उस काम को कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी वर्ड आया कहाँ से? ये ग्रीक वर्ड टेक्ने से आया है। इसको भी ध्यान में रखेंगे। अगर इस तरह का एमसीक्यू बन जाए कि टेक्नोलॉजी वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है, तो ग्रीक वर्ड टेक्ने से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है किसी तरह का आर्ट या क्राफ्ट। और लॉजिया का मतलब क्या होता है? एरिया ऑफ स्टडी। अब यहाँ पर हम जो बात करने वाले, किसकी करने वाले हैं? हम एजुकेशन टेक्नोलॉजी की बात करने वाले हैं ना। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। टेक्नोलॉजी को हमने देख लिया, किसी भी तरह की तकनीक जिसका इस्तेमाल करके हम अपने कार्य को क्या बना सकते हैं? ज़्यादा प्रभावी, ज़्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं। और जब हम शैक्षिक प्रौद्योगिकी की बात कर रहे हैं, यानी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, मतलब हम इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके किस प्रोसेस को ज़्यादा एफिशिएंट बनाएंगे? एजुकेशन को। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम यहाँ पर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या है। इट कैन बी कंसीव्ड एज अ साइंस ऑफ टेक्निक्स एंड मेथड बाय विच एजुकेशनल गोल्स कैन बी रियलाइज। तो शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जब हम तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करते हैं, उसी को आप क्या कहोगे? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। अब देखिए, कुछ डेफिनेशन भी यहाँ पर दी गई है। जैसे ब्लूमर की एक डेफिनेशन है, शैक्षिक तकनीकी को व्यवहारिक अधिगम की परिस्थितियों में वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान का विनियोग कहा जा सकता है। ठीक है, तो जब आप एजुकेशनल सिचुएशंस में, शैक्षिक जो परिस्थितियां, उनमें आप किसका समावेश करोगे? आप टेक्नोलॉजी का, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का समावेश करोगे, उसका योग करोगे, इसी को हम क्या कहेंगे? शैक्षिक प्रौद्योगिकी। फिर आपका आ जाएगा, एक रिचर्डमंड ने दी है, शैक्षिक तकनीक सीखने की उन परिस्थितियों को समुचित व्यवस्था के प्रस्तुत करने से संबंधित है जो शिक्षण एवं परीक्षण के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर अनुदेशन को सीखने का उत्तम साधन बनाती है। ठीक है, यानी कि आपको क्या लक्ष्य प्राप्त करने हैं शिक्षा के जरिए, क्या आपको परीक्षा लेनी है, मतलब किस तरीके से आपको उसे टेस्ट करना है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आप जो लर्निंग सिचुएशंस हैं उसको बहुत बेहतर बनाने की कोशिश करते हो। बेस्ट लर्निंग मीन्स आप देने की कोशिश करते हो ताकि आपके उद्देश्य अच्छी तरीके से प्राप्त हो सके। तो इसी तरह की डेफिनेशंस आपको देखने को मिलेंगी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की। बेसिक हमने देख ही लिया है कि हम शैक्षिक तकनीक या शैक्षिक प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं। एक और देख लेते हैं। शैक्षिक तकनीक से तात्पर्य है कि व्यवहारिक ज्ञान की सहायता से सुनियोजित प्रविधियों का विकास करना, जिससे विद्यालयों की शैक्षिक प्रणाली के परीक्षण का तथा शिक्षण कार्य की व्यवस्था की जा सके। तो बेसिकली आपके एजुकेशन फील्ड में ना, टेक्नोलॉजी के जरिए ना सिर्फ हम लर्निंग सिचुएशंस को बेहतर बनाते हैं, इसके अलावा जो भी हमें लर्निंग सिचुएशंस में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अगर पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पर जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना, उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, कैसे साइंटिफिकली उसके सोल्यूशन निकाले जा सकते हैं, वो भी हम शैक्षिक प्रौद्योगिकी में देखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसमें देखेंगे हम फील्ड्स क्या क्या हैं आपके एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के। आपके इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखे हुए हैं। शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग आप शैक्षिक परीक्षण में कर सकते हैं। आप क्या करते हो? आप टेस्ट पेपर्स बनाते हो, उनके प्रिंट वगैरह निकालते हो, उसके बाद OMR से उनकी जांच होती है। ये जितने भी आपके परीक्षण वगैरह जो डिज़ाइन किए जाते हैं, ऑनलाइन टेस्ट होने लगे, ये सब इस एरिया में किसका यूज़ हो रहा है? शैक्षिक तकनीकी का इस्तेमाल हो रहा है। ऐसी शैक्षिक तकनीकी का इस्तेमाल सामान्य एवं शैक्षिक प्रशासन में होता है। यानी आप नॉर्मल मैनेजमेंट में भी, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट जब आपको देखना होता है, तो वहाँ आप एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करोगे। ठीक है, जो आजकल डेटा बेस रखा जाता है, स्टूडेंट बेस रखा जाता है, कंप्यूटर्स में रखा जाता है, फिर उनका सारा एनालिसिस, हर क्लास में कितने बच्चे एवरेज से ऊपर हैं, कितने एवरेज से नीचे हैं, इस तरह का ये जो पूरा डेटा वगैरह है, ये सब रखना, ये सब आपका एनालाइज करना, ये सब भी इसमें भी शैक्षिक तकनीकी प्रयोग में आती है। शैक्षिक तकनीकी एवं शैक्षिक अनुदेशन प्रक्रिया, बेसिकली जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, वहाँ पर तो आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करते ही हो। आज हम देखिए ये स्मार्ट बोर्ड का यूज़ कर रहे हैं, ये भी तो एक टेक्नोलॉजी है, और इसका यूज़ करके ज़्यादा इफेक्टिवली हम कंटेंट को डिलीवर कर सकते हैं। ऐसे ही आपके टीचिंग एड्स हो गए, ऑडियो एड्स हो गए। सिर्फ ये नहीं, टेक्नोलॉजी को आप सिर्फ इससे नहीं देखोगे कि हमने स्मार्ट क्लास यूज़ कर ली, वर्चुअल क्लास यूज़ कर ली। एक टीचिंग एड भी अगर आपने इस्तेमाल करी है, चाहे वो किताब ही क्यों ना हो, वो भी शैक्षिक तकनीकी का ही इस हिस्सा है। ठीक है, इसको भी अभी देखेंगे। अब देखो, लम्सडेन ने कैटेगराइज किया है आपका एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फर्स्ट किसे कहते हैं? ध्यान में रखो, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फर्स्ट आप किसे कहते हो? हार्डवेयर अप्रोच को। ठीक है, कठोर शिल्प उपागम को कहा जाता है शैक्षिक तकनीकी प्रथम।
एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 2 किसे कहा जाता है, ये सब एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 2, फिर ऑप्शन दे देंगे हार्डवेयर अप्रोच, सॉफ्टवेयर अप्रोच, सिस्टम अप्रोच, नन ऑफ द अबव, तब आपको बताना होगा इसमें आंसर, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर अप्रोच जो है कोमल शिल्प उपागम, ये आपका एजुकेशन टेक्नोलॉजी 3 में आता है, और फिर आता है सिस्टम एनालिसिस जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी 3 में आता है। अब देखिए हार्डवेयर अप्रोच, देखिए हार्डवेयर अप्रोच टर्म सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया था, इसे जेम्स ओ फिन और उनके अदर्स यानी उनके साथियों ने इस्तेमाल किया था। हार्डवेयर टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन कहते हैं। यहाँ से इंपॉर्टेंट छोटे छोटे एमसीक्यूज के लिए आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। हार्डवेयर अप्रोच को एजुकेशन टेक्नोलॉजी फर्स्ट कहते हैं, किसने पहली बार टर्म इस्तेमाल किया था, और टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन कहते हैं इसको, ठीक है, शिक्षा में प्रौद्योगिकी। अब सॉफ्टवेयर अप्रोच क्या है आपका, इस टर्म को पहली बार बीएफ स्किनर ने इस्तेमाल किया था और इसे कहते हैं टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन, ठीक है, टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की प्रौद्योगिकी। और सिस्टम अप्रोच जो तीसरा है, इस टर्म को डेविस और हार्टली ने इस्तेमाल किया था पहले, ये आपका हिंदी में भी लिखा हुआ है, इसको भी आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हार्डवेयर अप्रोच को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फर्स्ट कहा हमने। अब हार्डवेयर अप्रोच देखिए, इसमें क्या है, यहाँ पर आपकी सारी टीचिंग एक्सेसरीज आ जाएगी। बेसिकली आप देख लो, सिंपल सी बात है, हार्डवेयर अप्रोच क्या होगा, जो भी चीज टेंजिबल होती है, जिसे आप टच कर सकते हो, छू सकते हो, वो आपका हार्डवेयर में आ जाएगा, बिल्कुल कंप्यूटर की तरह। कंप्यूटर में जो चीजें आप छू सकते हो वो आपकी हार्डवेयर होती है, जो चीजें जो है आपके लिए इनटेंजिबल है, आप छू नहीं सकते, लेकिन इंफॉर्मेशन जैसे ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ जो नॉलेज है, वो नॉलेज क्या है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, उसे आप जाके छू नहीं सकते, वो आप बस ग्रहण कर रहे हो, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर में आता है। हार्डवेयर क्या है, जिस भी चीज को आप टच कर सकते हो। तो यहाँ पर हार्डवेयर अप्रोच में आपके सारे टेंजिबल चीजें आ जाएंगी जिन्हें आप टच कर सकते हो, जितने भी ऑडियो विजुअल एड्स हैं वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं, इसीलिए इस अप्रोच को ऑडियो विजुअल एड भी कहा जाता है। इन दिस एम्फेसिस इज गिवन टू मशीन टेक्नोलॉजी, क्योंकि किसका प्रयोग हो रहा है, ऐसी कोई भी चीज जो टेंजिबल है, वो एक तरह का आप मशीन ही समझ लीजिए, टूल है आपके लिए, जिसके थ्रू आप एजुकेशन ग्रहण कर रहे हो, तो मशीन टेक्नोलॉजी इसे कहा जाता है। पहली बार इसको देखिए डिस्क्राइब ए लम्सडेन ने किया था, ठीक है। दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन, अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किस पर बेस्ड है, फिजिकल साइंसेस पर और इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी पर। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपके निकल के आ रहे हैं, इसमें को क्या कहेंगे आप, ऑडियो विजुअल एड्स कहेंगे इस टेक्नोलॉजी को, मशीन टेक्नोलॉजी है ये, किस पर बेस्ड है, फिजिकल साइंसेज और इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी पर बेस्ड। इट बिलीव्स दैट मशीन डज द इंस्ट्रक्शनल वर्क एंड इट इज रिलेटेड टू द कॉग्निटिव साइड ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो मशीन क्या है, ये आपका कौन सा काम करती है, इंस्ट्रक्शन देने का काम कर रही है, ठीक है। बेसिकली कैसे ये कोई मशीन चलानी है तो इंस्ट्रक्शनल वर्क यहाँ से आ रहा है, और ये कॉग्निटिव साइड ऑफ इंस्ट्रक्शन पे काम करती है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सिल्वरमैन ने इसी को कहा है आपका रिलेटिव टेक्नोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिलेटिव टेक्नोलॉजी सिल्वरमैन ने कौन सी अप्रोच को कहा है, तो हार्डवेयर अप्रोच को कहा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये आपका हिंदी में भी दिया हुआ है। अब देखिए इस अप्रोच से, देखो दिस अप्रोच एम्फसाइज ऑन फॉलोइंग 3 फैक्टर्स, ये 3 फैक्टर्स क्या है, इसको हम देखते हैं। देखो सबसे पहले शिक्षा जब दी जाती तो क्या होता था भाई, गुरु होते थे, गुरुकुल वाले सिस्टम में गुरु होते थे, और यहाँ पर स्टूडेंट्स होते थे बहुत सारे, ठीक है, और स्टूडेंट्स को वो शिक्षा देते थे, होता था ना। तो ज़्यादातर जो आपकी नॉलेज है वो मौखिक रूप से दी जाती थी और बच्चों को कंठस्थ करना होता था, यानी याद करना होता था इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहला जो टेक्नोलॉजी परिवर्तन लेकर आई, पहले तो शिक्षा ऐसी ही दी जा रही थी ना, मैंने कुछ बोला आपको याद करना है, ठीक है, मैंने कुछ पूछा फिर मैं परीक्षण भी ऐसे ही ले लूँगी, पूछा आपको बताना होगा। लेकिन टेक्नोलॉजी कहाँ से इसके अंदर आई, प्रिजर्वेशन सबसे पहले। प्रिजर्वेशन का मतलब क्या है, यानी ज्ञान का संचय करना। पहले अगर लिखी भी जा रही थी चीजें तो किस पे लिखा है, पत्तों पे लिख दिया, लेकिन क्या है वो उतना ड्यूरेबल तो होती नहीं थी, बार बार आपको उसे लिखना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। आज क्या है हमारे पास, किताबें है ना, बुक्स है, ई बुक्स है, ऑडियो बुक्स है, ठीक है, ये सारी चीजें जो है हमारे पास, अब हम इससे क्या कर सकते हैं, ज्ञान को संचित करके रख सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। तो पहली चीज तो ये आई, तो प्रिजर्वेशन में हेल्प करता है, जो नॉलेज है उसको प्रिजर्व करने का काम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ने किया। बुक इज ऑल्सो अ टीचिंग एड, बुक इज अ विजुअल एड, ठीक है। ट्रांसमिशन, पहले देखो गुरु के पास यहाँ आश्रम में जितने शिष्य होते थे, मान लो यहाँ पे 10 शिष्य हैं तो 10 को ही शिक्षा मिलेगी बस। लेकिन आज क्या है, जब मल्टीमीडिया आ गया है, मास मीडिया आ गया है, हम इसके हेल्प से क्या कर सकते हैं, हम इसकी हेल्प से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। मैं आज यहाँ से क्लास ले रही हूँ और YouTube पे अगर ये क्लास आएगी तो इससे जितने भी स्टूडेंट्स चाहें इस टॉपिक से, अगर वो रिलेट करना चाहते हैं, इस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, तो वो इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी ऑडियंस बढ़ गई है ना, स्टूडेंट नंबर बढ़ गया, तो ट्रांसमिशन, प्रसार में ये हेल्प कर रहा है। और तीसरा क्या है, एडवांसमेंट। एडवांसमेंट यानी ज्ञान का विस्तार करना।
अब देखो, जब हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर लेते हैं ना किसी चीज़ में, तो हमारे पास जो रिजल्ट्स आएंगे वो और ज़्यादा बेहतर होंगे, एनालिसिस और ज़्यादा बेहतर होगा। वो कैसे होगा? अगर मान लो मेरे पास कोई डेटा है, मैं मैनुअली ही केवल उसको एनालाइज करके उसमें रिजल्ट निकालने की कोशिश कर रही हूँ, और मैंने एक डेटा पूरा ज़्यादा से ज़्यादा डेटा मैंने मशीन में डाल रखा है, उसका एनालिसिस करके हम उसके बेसिस पे रिजल्ट निकालें, तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हमारा जो रिसर्च वर्क आगे उसका प्रसार करना, आगे उसको एडवांस करना, उसमें भी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हेल्प करता है। तो ये तीन इसके क्या हैं इंपॉर्टेंट, यहाँ पर एम्फेसाइज करता है ये अप्रोच इनको फायदा पहुंचा रही है इन सारी चीज़ों में। चलिए आगे बढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर अप्रोच, सॉफ्टवेयर अप्रोच या एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 2, जैसा कि मैंने आपसे क्या कहा, इनटेंजिबल चीज़ें जो आप छू नहीं सकते, जैसे कि नॉलेज, ये हार्डवेयर है, ठीक है, ये स्मार्ट बोर्ड क्या है, हार्डवेयर है, लेकिन इसमें जो पीपीटी चल रही है, जो नॉलेज लिखी हुई है, ये जो सॉफ्टवेयर अप्रोच दिखाई है एजुकेशन टेक्नोलॉजी 2 जो मैं आपको बता रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, ये सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इस नॉलेज को आप ग्रहण करके अपने दिमाग में लोगे, दैट इज सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर देखो, इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर अप्रोच एजुकेशन टेक्नोलॉजी में क्या क्या आ जाएंगे, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ मशीन्स विच कैन ब्रिंग द रिक्वायर्ड चेंजेस। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स कैसे भाई, ये जो कंटेंट डेवलप किया गया है ये किस हिसाब से डेवलप किया है, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को ही तो ध्यान में रख के डेवलप किया जाता है। आप जो कंटेंट एनालाइज करते हो, किस क्लास के बच्चे को पढ़ाना है, उसका मेंटल लेवल कैसा है, लैंग्वेज कैसी रखनी है, बच्चे के समझ में आनी चाहिए, ऐसे एग्जाम्पल्स डालने, ये सारे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ही तो आप यूज कर रहे हो, उसको यूज करके सॉफ्टवेयर अप्रोच डिजाइन किया जाता है। इस अप्रोच को हम और क्या क्या कहते हैं, इसका नाम है इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, बिहेवियरल टेक्नोलॉजी, टीचिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये सब इसी के नाम है। अब इसमें देखिए, इन दिस अप्रोच मशीन्स आर यूज्ड ओनली टू मेक प्रेजेंटेशन इफेक्टिव, ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए मशीन का प्रयोग किया जा रहा है। अदरवाइज यही कंटेंट मैं आपको बुक में भी बता दूं, एक बुक की पीडीएफ दे दूं कि आप लोग इससे पढ़ लो, या फिर मैं क्या करूं, एक ब्लैक बोर्ड में लिख दूं, सॉफ्टवेयर मेरा कहीं भी चल जाएगा, या फिर मान लो मैं कोई भी चीज यूज ना करूं, मैं बस खाली बोल के पढ़ाऊं, तो सॉफ्टवेयर जो नॉलेज है वो तो मैं आपको कैसे भी दे दूंगी, मुझे मशीन की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मैंने इसका यूज कर लिया तो इससे ज्यादा इफेक्टिव हो गया, आप ज्यादा इसे अच्छे से देख पा रहे, ज्यादा आप तक पहुंच पा रहे। तो प्रभावशाली ढंग से अगर हमें काम को करना है तो हम मशीन का यूज करेंगे। इसीलिए हार्डवेयर जो है वो आपका सॉफ्टवेयर के बिना किसी काम का नहीं है, लेकिन सॉफ्टवेयर अपने आप में ही यूजफुल है। ठीक है, फिर देखिए, इन दिस टेक्नोलॉजी द एम्फेसिस इज गिवन टू ऑल 3 फेजेस। 3 फेजेस क्या होती है, इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेस। इनपुट क्या होता है, इनपुट होता है आपका एंटरिंग बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, एंटरिंग बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, एजुकेशन के प्रोसेस में इनपुट क्या है, यानी बच्चा जो लेकर आया है वो क्या है, आपका जो व्यवहार, जो पहले से वो जानता है, जो उसकी प्रीवियस नॉलेज है, ठीक है, वो क्या है, उसका एंटरिंग बिहेवियर, वो इनपुट है। प्रोसेस क्या होगा, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चलेगा, शिक्षा अधिगम प्रक्रिया। और आउटपुट क्या होगा, आउटपुट होगा डिजायरेबल चेंज इन बिहेवियर, डिजायरेबल चेंज इन बिहेवियर, बच्चे के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाना, ठीक है, उसकी लर्निंग करवाना, ये हमारा आउटपुट है। तो ये जो सॉफ्टवेयर अप्रोच है तीनों के ऊपर काम करता है। इन दिस अप्रोच मशीन्स आर यूज, अच्छा हमने ये पॉइंट को कवर कर लिया है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा सॉफ्टवेयर अप्रोच क्या है। ठीक है, ये आपका हिंदी में भी दिया हुआ है। अब देखिए, सिल्वरमैन ने इसे क्या कहा है, हमने हार्डवेयर अप्रोच को पढ़ा था कि सिल्वरमैन ने उसे रिलेटिव टेक्नोलॉजी कहा है, सिल्वरमैन ने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी को कंस्ट्रक्टिव एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कहा है। ठीक है, अगेन इंपॉर्टेंट, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल से बता रखा है हार्डवेयर अप्रोच और सॉफ्टवेयर अप्रोच। अगर चॉक बोर्ड यानी कि जो ब्लैक बोर्ड है वो हार्डवेयर है, तो उसमें जो चॉक से आप लिख रहे हो वो क्या है, सॉफ्टवेयर है। अगर ओवरहेड प्रोजेक्टर जिसे हम OHP कहते हैं वो हार्डवेयर है, तो उसमें जो ट्रांसपेरेंसीज चल रही है वो क्या है, सॉफ्टवेयर है। ये सारी चीजें आपकी क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। अब देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ यूजिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अप्रोच। प्रिंसिपल्स बेसिक मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो है अगर यूज़ करेंगे तो सबसे पहले तो प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन आप यूज़ करोगे, जो चयन होना चाहिए सही कंटेंट के लिए, सही जो बच्चों का लेवल है उनके लिए आप सही ढंग के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पढ़ा रहे हैं क्लास 6 के बच्चे को, लेकिन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो आप यूज़ कर रहे हैं या फिर जो आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, कंटेंट यूज़ कर रहे हैं बहुत हाई लेवल का है, तो बच्चों को समझ में ही नहीं आएगा। तो चयन जो है सही होना चाहिए। फिर आपका प्रिंसिपल ऑफ पर्पसनेस, यानी कि जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, उसे सेलेक्ट किस बेसिस पे करना है, आपका उद्देश्य पूरा होना चाहिए, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है वहां पर इसको इस्तेमाल करने का, वो पूरा होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, बहुत कॉस्टली नहीं होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए।
प्रिंसिपल ऑफ अवेलेबिलिटी, ऑब्वियसली ये चीज़ें जो है आपके लिए अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर रिसोर्सेज की कमी है, लेकिन आप डिमांड कर रहे हैं कि नहीं ये टॉपिक तो मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा, मुझे ये हार्डवेयर चाहिए, मुझे ये सॉफ्टवेयर चाहिए। हर जगह वर्चुअल बोर्ड आपको थोड़ा ना मिल जाएगा, ठीक है। तो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, वहाँ पर रिसोर्सफुल होना पड़ता है टीचर को। प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी, सिंपल होना चाहिए, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है कि बच्चों के सर के ऊपर से निकल जाए। प्रिंसिपल ऑफ स्टिमुलेशन, बच्चों के अंदर उद्दीपन जो है वो जगाए। और प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ प्रिपरेशन, आप खुद भी उसे यूज करने के लिए और वहाँ अपने टीचिंग में इफेक्टिवली उसका इस्तेमाल करने के लिए प्रिपेयर्ड होने चाहिए। फिर देखिए हार्डवेयर को एक बार हम कैटेगराइज कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर आपके आ जाएंगे श्रव्य विभागम यानी ऑडियो अप्रोच पर बेस, यानी ऑडियो एड्स आ जाएंगे आपके, रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेप रिकॉर्डर। विजुअल वाले आ जाएंगे प्रोजेक्टर, ईपीडायोस्कोप, फिल्म स्ट्रिप, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ देख सकता है बच्चा, वहाँ पे सिर्फ सुन सकता है। यहाँ ऑडियो विजुअल दोनों है, फिल्म, टीवी, वीडियो टेप, यहाँ सुनेगा भी देखेगा भी, ज़्यादा सेंसेस एक्टिव है। फिर देखिए सॉफ्टवेयर पे बेस्ड होगा, अगर आपका ग्राफिक्स हो सकते हैं, प्रदर्शन हो सकते हैं, त्रिआयामी हो सकते हैं, ठीक है। ग्राफिक्स में क्या आ जाएंगे, चार्ट, ग्राफ, मानचित्र, ठीक है, इस पुस्तकें, यहाँ पर आप ग्राफिकली इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं पिक्टोरियल फॉर्म में। प्रदर्शन में क्या आ जाएगा, चौक से आपने कुछ लिखा है, बुलेटिन बोर्ड पे कोई इन्फॉर्मेशन है, ये सारी आपकी प्रेजेंटेशंस में आ जाएंगी जो आप पोस्ट प्रेजेंट्स करते हैं बोर्ड वगैरह पर। और त्रिआयामी 3D मॉडल्स की बात हो रही है, जहाँ पर आपके मॉडल्स आ जाएंगे या फिर फैक्चुअल मटेरियल, रियल ऑब्जेक्ट अगर आप दिखा रहे हैं तो। फिर देखिए तीसरे पे आते हैं सिस्टम एनालिसिस एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 3। अब सिस्टम एनालिसिस जिसे हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 3 कहते हैं, वो किस पर काम कर रही है, वो काम करती है सिस्टम पर, ठीक है, सिस्टम पे काम करती है। अब ये जो हमने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अप्रोच की बात की, हम एजुकेशन सिस्टम को लेके चले तो यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स है, यहाँ पर आपका कंटेंट है, यहाँ पर आपका एनवायरनमेंट है, बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। ये अपने आप में काम नहीं करेंगे, इन्हें एक सिस्टम के अंदर प्रॉपरली एक सीक्वेंस में अलाइन करना पड़ेगा, इनका मैनेजमेंट करना पड़ेगा, तब एक ये जो एजुकेशन सिस्टम है ढंग से चलेगा। इसी को मैनेजमेंट को देखने का काम क्या है, सिस्टम एनालिसिस का है। तो यहाँ पर सिस्टम एनालिसिस इज टर्म्ड एज एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 3। ये कब डेवलप हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हुई थी, क्योंकि यहाँ पर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी है। बेसिकली सारे ये जितनी भी चीज़ें हैं आपके एजुकेशन सिस्टम के अंदर, जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको मैनेज करना ताकि सिस्टम ढंग से फंक्शन करे। एक मशीन अगर होती है, उस मशीन के अंदर अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ठीक है। सिस्टम क्या होता है, सिस्टम मान लो एक हम मशीन की बात करें, जो एक सिस्टम है उसके बहुत सारे पार्ट्स होंगे या सब पार्ट्स होंगे, और जब वो एक साथ अलाइन होकर एक कॉमन गोल, एक फंक्शन करेंगे, तभी तो हम कहेंगे सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो कंपोनेंट्स की हमने बात की, टीचर, स्टूडेंट, एनवायरनमेंट, टीचिंग एड्स, जितनी भी चीज़ें, ये सारी चीज़ें मिलाकर जब एक आपको लक्ष्य पूरा करना है, वो काम पूरा होगा, वही क्या होगा, सही तरीके से हम कहेंगे सिस्टम काम कर रहा है। अब इस पूरे सिस्टम में ये सारे कंपोनेंट्स को अरेंज करने का काम ही आपका ये सिस्टम एनालिसिस एजुकेशन टेक्नोलॉजी सिखाती है, ठीक है। बेसिकली अगर हम देखें तो आपकी एजुकेशन टेक्नोलॉजी 1 और 2 मिलकर क्या हो जाएगी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 3। इस पूरे सिस्टम में क्योंकि यही सारी चीज़ें तो हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है इनको एनालाइज करना, इनका मैनेजमेंट करना काम किसका है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी 3 का। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 3 जो है आपकी, इट इंक्लूड्स 3 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन। इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन आपके 3 टाइप के इसमें आते हैं, ट्रेनिंग साइकोलॉजी, साइबरनेटिक्स एंड सिस्टम एनालिसिस। ये आपके 3 आएंगे, इनको भी हमें डिटेल में देखना है। देखिए इससे पहले कंपोनेंट्स देख लेते हैं किसी भी सिस्टम के, यानी कि यहाँ पर जो हम एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं, इसमें कंपोनेंट्स हमारे क्या हैं, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और एनवायरनमेंट कॉन्टेक्स्ट। इनपुट क्या है यहाँ पर, इनपुट है यहाँ पर स्टूडेंट, टीचर वगैरह जो भी आ रहे हैं उनका बिहेवियर और एबिलिटीज़, उनका व्यवहार, उनकी क्षमताएं। स्कूल के अंदर आप क्या करोगे, आपने बच्चों को एडमिशन दिया, अब बच्चे जो है अलग अलग क्लासेस के हैं, उनका मेंटल लेवल क्या है, वो प्रीवियस नॉलेज कितनी लेकर आए, फिर आपने टीचर्स रखे उनको पढ़ाने के लिए, उनकी एबिलिटीज़ क्या है, उनके बेसिस पे आपको यही सिस्टम तो चलाना है। इस सिस्टम में ये ह्यूमन रिसोर्स हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, इनपुट है। प्रोसेस क्या है, इट रेफर्स टू एक्टिविटीज विच हेल्प इन चेंजिंग द इनपुट और अवेलेबल बिहेवियर। अब किसमें आपको वो परिवर्तन लेकर आना है, बच्चे के व्यवहार परिवर्तन लेकर आना है, टीचर के व्यवहार में परिवर्तन लेकर आना है। बेसिकली टीचर जितनी एबिलिटीज कह रहा है, आपको सिखाना तो पड़ेगा कि स्कूल में उसे काम किस तरीके से करना है, ठीक है। तो प्रोसेस यहाँ पर क्या होगा, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात हो रही है, जिसके द्वारा बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाओगे। और आउटपुट क्या है, आउटपुट वो है जो इस एंटायर सिस्टम से आपने क्या किया, आपने इनपुट चेक किया, उसके बाद आपने सिस्टम को चलाया, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस करवाया, जिससे आपके पास क्या आना चाहिए, बच्चों के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन, आउटपुट अच्छा निकल के आना चाहिए, आपका रिजल्ट अच्छा होगा, तभी आप कहोगे सिस्टम जो है अच्छे से काम कर रहा है। एनवायरनमेंट कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे आपके, जो सिस्टम को अफेक्ट करेंगे, ठीक है। सिस्टम को अफेक्ट करने वाले बहुत सारे कारक हो गए आपके, जैसे कि आपके क्लासरूम एनवायरनमेंट हो गया, को करिकुलर एक्टिविटीज़ कैसी रखी गई है, स्टाफ कैसा है, वहाँ पर क्या क्या अवेलेबिलिटी है, बच्चों का लेवल क्या है, हर चीज़ जो है जो प्रभावित कर रही है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को,
ठीक है। तो सिस्टम एनालिसिस बेसिकली कर क्या रहा है, एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को क्या कर रहा है, यहाँ पर उसके सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहा है ताकि पूरा एजुकेशनल सिस्टम जो है वो सही से वर्क करे। अब देखो ये हमारे प्रमुख तत्व हिंदी में भी लिखे हुए हैं। अब हमने बात की कि ये जो इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन है ये कौन कौन से, सबसे पहला क्या है, ट्रेनिंग साइकोलॉजी, जो कि क्या है आपका इनपुट, ठीक है, ये क्या है आपका इनपुट, जिसे हम हिंदी में अदा कहते हैं, ये इनपुट पे काम करता है। साइबरनेटिक्स क्या है आपका, ये बेसिकली प्रोसेस पे काम करता है। और सिस्टम अप्रोच क्या है, ये आउटपुट को चेक करता है, ठीक है। ये जो हमने इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन पढ़े उसको आप इस तरीके से देख सकते हो। अब यहाँ पर ट्रेनिंग साइकोलॉजी में जब हम बात कर रहे हैं ये इनपुट पे काम करता है, तो बेसिक फंक्शन इसका क्या है, टास्क एनालिसिस। टास्क एनालिसिस क्या होता है, देखो किसी भी चीज़ की ट्रेनिंग कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास एक तो लोग कौन है, हमें उन्हें सिखाना क्या है, किस पर्पस के लिए तैयार करना है, यही टास्क एनालिसिस है। टास्क एनालिसिस मतलब क्या हो गया, कार्य का विश्लेषण करना कि हमें करवाना क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले होता है टास्क एनालिसिस, इसीलिए इसको इनपुट वाले साइड में रखा गया है। इनपुट में आप क्या देख रहे थे, बच्चे कौन आ रहे हैं, टीचर्स की एबिलिटीज क्या है, ठीक है, क्या करवाना है बच्चों से, उद्देश्य क्या प्राप्त करवाने सिस्टम के, ये सब कहाँ पे आ जाएगा आपका, टास्क एनालिसिस में आ जाएगा। प्रोसेस क्या हुआ आपका, बेसिकली साइबरनेटिक्स काम करता है फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट पे, ठीक है, पृष्ठपोषण और पुनर्बलन पे। जब तक ये दो चीजें नहीं होंगी, क्योंकि प्रोसेस में क्या हो रहा था, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो रहा था, अब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अपने रास्ते पे चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये कहाँ से पता चलेगा, फीडबैक और रीइंफोर्समेंट से पता चलेगा। अगर फीडबैक ये मिला नहीं, बच्चों को नहीं समझ में आ रहा, तो फिर से क्या होगा, इनपुट में सुधार किया जाएगा, है ना, फिर से वहाँ पे चेंज की जाएंगी चीज़ें। लेकिन अगर आपको ये फीडबैक मिल रहा है कि ठीक है प्रोसेस सही चल रहा है, तो इसका मतलब सिस्टम आगे बढ़ेगा, आउटपुट अच्छा निकल के आएगा, ठीक है, आप जैसी चीज़ें चल रही है उसी को चलने दोगे। फिर आता है तीसरा आउटपुट। यहाँ पर क्या है, आउटपुट क्या निकालोगे, अगर आपका यहाँ से सब चीज़ें सही निकल के आ गई तो इसका मतलब आउटपुट क्या आया, डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम। जो आपने सिस्टम डेवलप किया था फाइनल, वो एक तैयार होके आ गया है, आपका ये काम अच्छे से कर रहा है, तो आपकी प्रणाली जो है वो पूरी तैयार हो गई। आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम आ रही थी, आप उसको सॉल्व करते गए और फाइनली आपने एक सिस्टम जो है वहाँ पर डेवलप कर दिया है। ट्रेनिंग साइकोलॉजी में देखो हमने क्या बात करी, ये क्या है, इट कंसंट्रेट्स टास्क एनालिसिस एंड रिलेटेड एलिमेंट्स ऑफ टीचिंग। और ये किस पे काम कर रहा है, इनपुट फेज पे काम कर रहा है। कहाँ से आया है, इसका रिजल्ट कहाँ से निकलता है, मिलिट्री रिक्वायरमेंट से, ठीक है, बेसिकली वहीं पे उस समय ये स्टार्ट किया गया था, मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स की, वहाँ ट्रेनिंग साइकोलॉजी पे काम हुआ था। तो यहाँ पर देखो हुआ क्या है, यहाँ पर दिस डिजाइन हैज फॉलोइंग पॉइंट्स। पहला क्या है, टू रिकॉग्नाइज कंपोनेंट टास्क, जैसा कि मैंने कहा ना, टास्क एनालिसिस, कार्य का विश्लेषण करना होगा। फिर आपको क्या करना होगा कि इनको अटेन करने के लिए आपको क्या क्या यहाँ पर कार्य करवाने, क्या क्या प्रैक्टिसेस करवानी है, वो भी आप यहाँ पे डिसाइड करोगे। अभी एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा, वो प्रोसेस के टाइम पे होगा, ठीक है। अभी आप एनालाइज कर रहे हो कि काम मेरे पास क्या है, टास्क क्या है, और इस टास्क को अचीव करने के मीन्स क्या हो सकते हैं, अभी इनकी प्लानिंग चल रही है बेसिकली। प्रोवाइडिंग अ सिस्टमैटिक ऑर्डर टू अटेन द डिजायरेबल ऑब्जेक्टिव्स। अब आपने ये टास्क देख लिया, मीन्स देख लिया, अब आप क्या करोगे, इनको सिस्टमैटिक एक ऑर्डर में लगा दोगे। सिस्टमैटिक ऑर्डर में मतलब यहाँ पे बहुत सारे टास्क थे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे टास्क थे। अब आपने क्या कहा, ये टास्क की प्रॉपर सीक्वेंस बनाओ जिससे हम अपने डिजायरेबल ऑब्जेक्टिव्स प्राप्त कर पाए। ये आपका किस में काम आ रहा है, ट्रेनिंग साइकोलॉजी में ये सारे काम हो रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके पास क्वेश्चन, मुझे लग रहा है यहीं से आ जाएगा, आपसे पूछ ले कि ट्रेनिंग साइकोलॉजी किससे डील करती है, आप कहोगे टास्क एनालिसिस, ठीक है, इतने में ही काम हो जाना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। साइबर, ये आपका हिंदी में लिखा हुआ है ट्रेनिंग साइकोलॉजी। यूटिलिटी क्या है इसकी, इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर डेवलपिंग टीचर ट्रेनिंग मॉडल। देखो टीचर ट्रेनिंग मॉडल जो है वो इससे डेवलप किए जाते हैं, जैसे कि आपके फ्लोरिडा जॉर्जिया मॉडल है, मिशिगन मॉडल है, क्योंकि कौन से जो लेवल के बच्चे हैं उनको कैसे पढ़ाना है, क्या क्या उसमें चीज़ें एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, क्या साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स फॉलो होने चाहिए, इसी की शिक्षा आप टीचर्स को दोगे। तो जो ट्रेनिंग मॉडल है, टीचर ट्रेनिंग मॉडल्स हैं, वो इसी के बेसिस पे बनाए गए ट्रेनिंग साइकोलॉजी पे, ठीक है। जैसे कि अगर आप क्या कर रहे हो, आप डीएलएड में एडमिशन लेते हो, तो वहाँ आपको प्राइमरी बच्चों से डील करना है, तो आपके लिए एक्टिविटीज़ वही वाली रखी जाएंगी कि प्राइमरी के बच्चों को कैसे पढ़ाना है, ठीक है, वहाँ टास्क एनालिसिस उसके हिसाब से होगा। अगर आप टीजीटी के क्लासेस लेने वाले, आप बीएड में एडमिशन लेते हो, तो वहाँ आपके लिए बच्चों का एज थोड़ा सा एज ग्रुप बड़ा है, तो आप वहाँ पर उस हिसाब से देखोगे। तो डेवलप किए जाते हैं टीचर ट्रेनिंग मॉडल ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेनिंग साइकोलॉजी। फिर आप देखिए ब्रांचिंग प्रोग्राम लर्निंग इज रिजल्ट ऑफ इट, ठीक है। प्रोग्राम लर्निंग अभिक्रमित अनुदेशन जो आपका बीएफ स्किनर का दिया, उसमें से जो ब्रांचिंग वाला जो आपका है, उसमें अलग अलग टाइप्स है ना, लीनियर होता है, ब्रांचिंग होता है, तो ब्रांचिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन भी आपका ट्रेनिंग साइकोलॉजी पर बेस्ड है, और ये क्या करता है, टीचिंग और ट्रेनिंग को बहुत इफेक्टिव बना देता है। पॉइंट्स और भी लिखे हुए हैं, इंपॉर्टेंट को मैंने मार्क कर दिया। नेक्स्ट पे चलेंगे, हिंदी में लिखे हुए हैं ये। अब देखो साइबरनेटिक्स, साइबरनेटिक्स पे आ जाते हैं। साइबरनेटिक्स मैंने आपको क्या बताया था, ये क्या है आपका कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल,
क्योंकि यहाँ पे फीडबैक और रीइंफोर्समेंट मिलता है। तो आप प्रक्रिया पे क्या कर रहे हो, नियंत्रण रख रहे हो। यहाँ पर साइबरनेटिक्स जो वर्ड है आपका, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रीक वर्ड काइबरनेट से आया है, जिसका मतलब होता है गवर्नर, पायलट या गवर्नर। गवर्नर मतलब जो कंट्रोल कर रहा है, गवर्न कर रहा है किसी प्रोसेस को, तो काइबरनेट मीन्स टू गवर्न। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, ये सिस्टम किस लिए, ये सिस्टम को गवर्न करने के लिए डिजाइन किया गया है। साइंस ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, साइबरनेटिक्स इज द साइंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल। तो यहाँ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान आपको रेगुलर फीडबैक मिलेगा, रीइंफोर्समेंट मिलेगा, प्रोसेस सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसी के बेसिस पे आप क्या करोगे, कंट्रोल करोगे। जो फीडबैक और रीइंफोर्समेंट मिल रहा है दैट इज योर कम्युनिकेशन, और कंट्रोल किस बेसिस पे करोगे, जैसा फीडबैक मिल रहा होगा। तो ये काम जो है साइबरनेटिक डिजाइन का है। ठीक है, यहाँ लिखा भी है फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट, दो इसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। अब देखिए ये टर्म किसने कॉइन किया था, 1948 में इसे कॉइन किया था नॉर्बर्ट वीनर ने, और इसीलिए इनको फादर ऑफ साइबरनेटिक्स भी कहा जाता है। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट पे चलेंगे। अब देखो दो तरह के लूप सिस्टम होते हैं। ठीक है, कोई भी सिस्टम जब काम करता है तो दो तरह के सिस्टम होते हैं। एक और चीज सुन लो, सिस्टम में भी क्या होता है, एक होता है आपका सब सिस्टम, ठीक है, एक होता है सिस्टम, और एक और होता है आपका सुप्रा सिस्टम। ठीक है, सिस्टम के अगर छोटे छोटे पार्ट्स देखोगे तो वो हो जाते हैं सब सिस्टम। जैसे ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो वो उसके सब सिस्टम हो गए। ठीक है, अगर हम सिस्टम को ही देखें कि सिस्टम किसी बड़े सिस्टम का हिस्सा है, तो वो क्या हो जाता है आपका, जैसे कि ये स्कूल्स हैं, एक डिस्ट्रिक्ट के बहुत सारे स्कूल्स हैं, लेकिन वो भी तो किसी के अंडर में है। ठीक है, तो जो एक सबसे बड़ा सिस्टम काम कर रहा है वो सुप्रा सिस्टम है, जिसके अंदर बहुत सारे सिस्टम्स हैं। ठीक है, तो सुप्रा सिस्टम, सब सिस्टम, और ये इस तरह का एक डायग्राम होता है, सबसे भी नीचे सब सिस्टम होता है, फिर सिस्टम, फिर सुप्रा सिस्टम। अब देखो ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम, दो टाइप के आपके सिस्टम होते हैं। ओपन लूप सिस्टम मतलब लूप होता है, मतलब क्लोज सर्कल, ऐसे बंद। लेकिन यहाँ पर क्या है, ओपन लूप में क्या होता है, ये सिंगल वन वे होता है, यहाँ पर क्लोजर नहीं हो रहा। जैसे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में पहले शिक्षक है, शिक्षक ने यहाँ पर टीचिंग लर्निंग परफॉर्मेंस दिया, यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस किया। प्यूपिल है यहाँ पर, इसको उन्होंने पढ़ाया, और फिर प्यूपिल का परफॉर्मेंस आया। ठीक है, शिक्षक ने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को परफॉर्म किया, बच्चों के पास ये नॉलेज पहुंची, फिर बच्चों ने परफॉर्म किया। लेकिन शिक्षक के पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई कि बच्चे को समझ में आया था, नहीं आया था, ये प्रोसेस कितना सफल था, यहाँ पर कोई फीडबैक नहीं, कोई इन्फोर्समेंट नहीं। तो ये क्या है, ओपन लूप सिस्टम, वन वे टीचिंग हो रही है यहाँ पर। जैसे यूट्यूब के कई होते हैं ना, जहाँ आपसे पूछा नहीं जाता, बस एक वीडियो आ गया, आपने उसे देख लिया, अब कोई मतलब नहीं है, टीचर को कोई वो नहीं है कि आपको समझ में आया नहीं आया, डाउट क्लियरेंस करना है, कुछ नहीं करना है, ये ओपन सिस्टम हो गया, ओपन लूप सिस्टम। ठीक है, लेकिन जो क्लोज लूप सिस्टम होता है, क्लोज लूप सिस्टम में क्या होता है, आउटपुट सिस्टम क्या है, इफेक्टिवली रिटर्न करता है इनपुट को। क्यों करता है, जैसे कि अगर इसको यहाँ पर देख लो, ये डायग्राम थोड़ा सा टिपिकल, थोड़ा वैसा है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। ठीक है, और जो आउटपुट आया, आउटपुट से आपको वापस से इनपुट मिलता है। ठीक है, ये क्लोज सिस्टम हो गया। फिर से इनपुट में मिला कि भाई ये काम सही था या नहीं था, तो इसके बेसिस पे फाइनली इस प्रक्रिया में फिर से क्या किया जाएगा, चेंज किया जाएगा। तो ये है क्लोज्ड लूप सिस्टम। क्लोज लूप सिस्टम पे ही काम करता है आपका साइबरनेटिक्स। साइबरनेटिक्स क्या है आपका, ये आपका क्लोज लूप सिस्टम से ही डील करता है, ओपन से नहीं करता, बंद लूप सिस्टम से करता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगेन एंड अगेन फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट मिलता रहेगा और आप प्रक्रिया में सुधार करते रहेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल्स क्या है यहाँ पर, इनपुट सबसे पहले प्रेजेंटेशन, ठीक है, आप क्या देने वाले प्रस्तुति, फिर एग्जीक्यूशन, प्रोसेस को आप करेंगे, और उसके बाद अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट का अचीवमेंट देखा जाता है यहाँ पर, ये इसके सिद्धांत हैं। और फिर इसके बाद अगर हम बात करें यूटिलिटी की, तो देखिए यहाँ पर क्या है, स्पेसिफाइज द प्रिंसिपल्स ऑफ लीनियर प्रोग्राम लर्निंग, प्रिंसिपल्स इसके भी बता रहा है ये। दिस डिजाइन मेक्स एजुकेशनल प्रोसेस मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड साइंटिफिक। क्यों कर रहा है मोर ऑर्गेनाइज्ड और साइंटिफिक, क्योंकि जब आपको फीडबैक मिलता है, ठीक है, जब आपको फीडबैक वापस से मिलता है तो आप प्रोसेस में जो प्रॉब्लम्स है उसको सुधारते हो। जब आप सुधारोगे तो प्रक्रिया फिर से क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा सुधर के इम्प्रूव्ड हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा इनोवेटिव फिलॉसफीज हैव कम इन फील्ड ऑफ टीचर ट्रेनिंग। कैसे, यहाँ पर देखो फीडबैक मैकेनिज्म के ऊपर आपकी कौन कौन से प्रोसेसेस हैं, माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग में क्या होता है, आप टीच करते हो, ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है यहाँ पर, प्लान होगा, सबसे पहले प्लान कर लेते हैं, प्लान करते हो, टीच करते हो, फिर आपको फीडबैक मिलता है, फीडबैक के बेसिस पे आप क्या करोगे, फिर से आप रीप्लान करोगे, फिर रीटीच करोगे, और फिर री फीडबैक होगा। और ये कब तक होगा,
जब तक कि आप अपने जो स्किल्स हैं उसके ऊपर पूरी तरीके से आप परफेक्शन हासिल नहीं कर लेते। तो ये फीडबैक से क्या हो रहा है, आप सिस्टम को इंप्रूव करते जा रहे हो, यही चीज इसके अंतर्गत है। ठीक है, माइक्रो टीचिंग, मिनी टीचिंग, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, ये सब आपके किस पर बेस्ड है, साइबरनेटिक्स पर ही बेस्ड है। इसके एग्जांपल्स हैं, ये आपके हिंदी में भी दिए हुए हैं। सिस्टम अप्रोच, तीसरे पर आते हैं, सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच इज द थॉरो एनालिसिस ऑफ सिस्टम और सब सिस्टम। सिस्टम और उसके अंदर भी जो सब सिस्टम चल रहे हैं उनके ऊपर क्या किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। दिस टर्म ओवर्स अ बॉडी ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ सिस्टम एनालिसिस। बेसिकली आप क्या करते हो, किसी भी प्रणाली को सुधार करने के लिए, कोई सिस्टम पूरे अच्छे तरीके से डेवलप करने के लिए उसका विश्लेषण करते हो, वही इसके अंतर्गत आता है। इसके लिए आप तीन चीजें देखोगे, पर्पस देखोगे जिसके लिए उस सिस्टम को डेवलप किया गया था, प्रोसेस क्या चल रहा है इस पर्पस को प्राप्त करने का उस सिस्टम के अंतर्गत, और कंटेंट क्या, पाठ्य वस्तु क्या डाल रहे हो, कंटेंट क्या डाल रहे हो इस चीज के अंदर। जैसे कोई मशीन है, उस मशीन का जो निर्माण है किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए किया गया था, किसी ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए। तो आप देखोगे ये मशीन काम कैसे करती है, इसमें हम रॉ मटेरियल क्या डालते हैं, ये इन्हीं सब चीजों का विश्लेषण करना ही सिस्टम एनालिसिस के अंतर्गत आएगा। बेसिकली यहाँ पर क्या किए जाते हैं, मैनेजमेंट डिसीजंस लिए जाते हैं। ठीक है, अब इसमें आपका क्या क्या आ जाएगा, सिस्टम थिंकिंग या सिस्टम एनालिसिस कह सकते हो, या फिर सिस्टम अप्रोच, अप्रोच आएगा यहाँ, सिस्टम अप्रोच। ठीक है, फिर आएगा आपका सिस्टम एनालिसिस और सिस्टम। ठीक है, पाठ्यवस्तु, सिस्टम नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए आपका कंटेंट। ठीक है, ये तीन इसके क्या हैं, भाग हैं। फिर आएगा आपका यूटिलिटी क्या है इसकी। सबसे पहले तो एजुकेशनल मैनेजमेंट में इसकी यूटिलिटी है। क्यों, क्योंकि देखो आप जब स्कूल में काम कर रहे हो तो स्कूल में आप क्या देख रहे हो, आप टीचर्स को देख रहे हो, स्टूडेंट्स को देख रहे हो, किस तरीके से प्रोसेस चल रहा है उसको देख रहे हो। आपने क्या देखा, आपका उद्देश्य क्या था, स्कूल में बच्चों के लिए अच्छे से अच्छा रिजल्ट निकालना, बच्चे अच्छे से अच्छा बच्चे ज्ञान प्राप्त करके वहाँ से निकले। उसके बाद आप क्या देखोगे, प्रोसेस देखोगे कि पूरा प्रोसेस सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है। आपने फिर कंटेंट के ऊपर भी ध्यान दिया, जो इनपुट आपके पास आ रहा है, जो टीचर्स आपके पास है वो सब एबल है। जहाँ जहाँ कहीं भी कोई अगर प्रॉब्लम निकल के आई वहाँ उस प्रॉब्लम को आप सॉर्ट आउट करोगे, तभी तो पूरा सिस्टम अच्छे से वर्क करेगा। यही आपका सिस्टम एनालिसिस के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये आपका एक चार्ट जैसा है जिसमें हमने पूरा इसमें डिवाइड भी किया हुआ है, तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं। वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको डिटेल में पढ़ाई हैं, एक एक करके मैंने आपको सब चीज़ें बताई दी हैं, तो आप इसको देख सकते हो। प्रोपाउंडर्स कौन है, फोकस कहाँ है, अप्रोच क्या होती है, रोल ऑफ टीचर क्या है यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ रही हैं। इसके बाद आता है आपका फॉर्म्स ऑफ मेजर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। देखो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ना, एक तो हमने डिवाइड किया कैसे, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 1, 2 एंड 3। एक और तरीका भी है जहां आप वेरियस फॉर्म्स बता सकते हो, जिसमें है आपका सबसे पहले आता है टीचिंग टेक्नोलॉजी या ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं इसको, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, बिहेवियरल टेक्नोलॉजी और इंस्ट्रक्शनल डिजाइन या मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। ये जो इंस्ट्रक्शनल डिजाइन और मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी है इसको हम अभी चेक कर चुके हैं, क्योंकि यही था आपका वही सिस्टम एनालिसिस, साइबरनेटिक्स और ट्रेनिंग साइकोलॉजी। तो इसको हमें नहीं देखना, अभी जो हमें देखना है वो इन तीनों को देखना है। टीचिंग टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो टीचिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है आपकी, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ फिलोसफिकल, सोशियोलॉजिकल एंड साइंटिफिक नॉलेज थ्रू टीचिंग। तो टेक्नोलॉजी का मतलब क्या हो, पहले तो देखो ऐसे ही पढ़ा रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ, इसका एक पूरा सिस्टम बन गया। ये बीएड की पढ़ाई में आपको क्यों सिखाते हैं, सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स क्यों सिखाए जाते हैं आपको, फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स, ताकि आप इसको अप्लाई करके बहुत अच्छे ढंग से, प्रभावी ढंग से बच्चों को पढ़ा सके। यही क्या है आपका टीचिंग टेक्नोलॉजी। तो टीचिंग के क्षेत्र में जब आप ये सारे प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करते हो, यही टीचिंग टेक्नोलॉजी में आता है। ठीक है, शिक्षण प्रौद्योगिकी इसके अंतर्गत ये आ जाएगा आपका। आई.के. डेविस और रॉबर्ट ग्लेजर ने जो है इसका कंटेंट डेवलप किया है और इसे 4 एलिमेंट्स पे क्लासीफाई किया है। इसको चेक करते हैं। तो आई.के. डेविस ने ये दिए हैं आपके प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, POLC। ठीक है, इसको याद कर लो। प्लानिंग में क्या होगा, प्लानिंग वाले फेज में आप क्या करते हो, कंटेंट एनालिसिस करते हो। कंटेंट मतलब आपको क्या चीज़ बच्चों को पढ़ानी है, बच्चे किस लेवल के हैं, उनका मनोविज्ञान किस तरीके का है, वो आप एनालिसिस करोगे। फिर ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्यों को आइडेंटिफाई करोगे और फिर उन्हें बिहेवियरल टर्म्स में लिखोगे, यानी व्यवहार परक भाषा में आप लिखोगे। ठीक है, बेसिकली आपको क्या देखना है, कौन सी क्लासेस आपको मिली, तो आप उस क्लास के मनोविज्ञान को समझ करोगे, कैसे आपके पास बच्चे आए हैं, उनका मेंटल लेवल क्या है, क्या सिलेबस आपके हाथ में, आपको क्या पढ़ाना है, ऑब्जेक्टिव्स आपने डिसाइड कर लिए और फिर आप बिहेवियर टर्म्स में उनको लिख लोगे। ठीक है, फिर आप ऑर्गेनाइज करोगे टीचिंग। ऑर्गेनाइज करने का मतलब यहाँ पे तो आपने क्या किया, ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए। अब आप करोगे स्ट्रेटजीज, मेथड्स, किस तरीके से आप क्लास में चीजें डिलीवर करने वाले हो, वो सब चीजें आप यहाँ पर डिसाइड करोगे। लीडिंग में आप क्या करते हो, यहाँ पर आपका एक्चुअल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है। क्लास में जाकर आप क्या करते हो, टीचिंग करते हो।
सारी आपकी टेक्निक्स यहाँ पे अप्लाई होंगी, बच्चों को मोटिवेट करोगे, कम्युनिकेट करोगे, और जैसे जैसे बच्चों में आ रहा है आपके पास फीडबैक उसके हिसाब से आगे क्लास को बढ़ाओगे। और कंट्रोलिंग ऑफ टीचिंग में आपका इवैल्यूएशन पार्ट आ जाता है, जहाँ पर आप क्या करते हो, मूल्यांकन करते हो। यहाँ पर आपको देखना होता है कि आपने बच्चों को जो भी सिखाया, वो जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आपने बच्चों के लिए रखे थे, बच्चे उसे प्राप्त कर पाए या नहीं। यहाँ स्टूडेंट की परफॉर्मेंस चेक करनी होती है। तो ये 4 आपके क्या है, ये कंटेंट दिया है किसने, IK डेविस ने। फिर देखेंगे, ये हिंदी में भी लिखा हुआ है आपका, चेक कर सकते हैं। अब देखते हैं कंपैरेटिव पॉइंट्स देख लेते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको टीचिंग टेक्नोलॉजी थोड़ा डिटेल में बता दिया क्योंकि POLC जो था वो आपके लिए इंपॉर्टेंट था। अब देखो इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी और आपका बिहेवियरल टेक्नोलॉजी, ठीक है। बिहेवियर टेक्नोलॉजी मतलब हम टीचर के व्यवहार में कैसे परिवर्तन लाएंगे, कैसे जो है, क्योंकि बिहेवियर टेक्नोलॉजी किससे डील करती है कि टीचिंग जो है ना किससे दिखाई जा सकती है, टीचिंग को आप ऑब्जर्व कर सकते हो टीचर बिहेवियर से। क्लासरूम में जो जिस तरीके से टीचर एक्टिविटीज करता है, जैसा भी बिहेवियर करता है, उससे टीचिंग ऑब्जर्वेबल होती है और इसमें क्या किया जा सकता है, टीचिंग सुधारी जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर मेनली आपके आ जाते हैं बिहेवियर, जो टीचर का बिहेवियर है उसको चेक करना। इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी में बेसिकली कंटेंट आप कितना इफेक्टिवली कैसे प्रेजेंट करोगे, आप बेसिकली यहाँ पर क्या देखते हो, कैसे आप साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स वगैरह सब कुछ इस्तेमाल करके अपना इंस्ट्रक्शन, अनुदेशन का तरीका बेहतर करो, इफेक्टिव, ठीक है। ये आपका कंपैरेटिव एनालिसिस के थ्रू ही हम पॉइंट्स को चेक कर लेते हैं। देखो सबसे पहला है आपका एक्सपोनेंट कौन कौन थे, तो टीचिंग टेक्नोलॉजी में मॉरिसन, हर्बर्ट, डेविस, हंट का नाम आ जाएगा। इंस्ट्रक्शन में ब्रनर, ग्लेजर, एसुबेल का नाम आ जाएगा। बिहेवियर में स्किनर, एमेडॉन और फ्लेंडर का नाम आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, यहाँ पर तीनों, अच्छा अब एब्स्ट्रैक्टिव लिखा है, फंक्शनल लिखा है, ये क्या हो जाएगा, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, ठीक है। तीनों पक्षों पे काम होता है किसमें, टीचिंग टेक्नोलॉजी में। टीचिंग टेक्नोलॉजी में तीनों पक्षों पे काम होगा। इंस्ट्रक्शन में केवल कॉग्निटिव पे काम होगा, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली आपको क्या ध्यान में रखना है कि बच्चों को इफेक्टिवली कैसे डिलीवर कर पाना है अपने इंस्ट्रक्शंस को, तो कॉग्निटिव एस्पेक्ट पे काम करते हो आप। और यहाँ पर क्योंकि टीचर के बिहेवियर में परिवर्तन लाना है, तो यहाँ भी तीनों आपके जो पक्ष हैं, आपके संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक, तीनों पक्षों पर काम होगा। अप्रोच, यहाँ कंटेंट और कम्युनिकेशन पे ध्यान दिया जाता है। यहाँ फिजिकल है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली आपका कम्युनिकेशन स्किल देखा जा रहा है, ये देखा जा रहा है कि आप कितने अच्छे से डिलीवर कर पा रहे हो लेक्चर को। और यहाँ आपका संपूर्ण व्यवहार देखा जा रहा है, क्लासरूम में आप किस तरीके से डील कर रहे हो। कंपोनेंट क्या है यहाँ पर, और मेजर बेसिक कंपोनेंट, कंटेंट, कम्युनिकेशन, टीचर, स्टूडेंट, ये सब इसके तत्व हो जाएंगे। यहाँ पर तत्व क्या है, क्योंकि यहाँ आपको क्या करना है, आपने जो कंटेंट बनाया है, आप कैसे क्लास में उसको प्रेजेंट कर पा रहे हो वो देखना है। तो आपने उसकी कंटेंट की संरचना कैसी है, कैसे उसे संगठित किया है, कैसे आप उसे प्रेजेंट करने वाले हो स्टूडेंट के सामने, ये चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं। यहाँ पर क्या देखा जाता है, इंटरेक्शन देखा जाता है कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में किस तरीके से इंटरेक्शन हो रहा है, कितना अच्छा कम्युनिकेशन हो रहा है, टीचर कैसे व्यवहार कर रहा है, वो देखा जाता है। फाउंडेशन क्या है इसकी, साइकोलॉजी, सोशलॉजी, साइंटिफिक फाउंडेशन है इसकी। यहाँ पर आपके साइकोलॉजिकल और साइंटिफिक फाउंडेशन, क्योंकि साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स और साइंटिफिकली वो एकदम लॉजिकल भी होना चाहिए जो कंटेंट आप प्रेजेंट कर रहे हो। यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी एंड साइबरनेटिक्स, क्योंकि व्यवहार में परिवर्तन कैसे आएगा, फीडबैक मैकेनिज्म से, ठीक है। माइक्रो टीचिंग, जो प्रोग्राम लर्निंग, ये सारी चीज़ें होती हैं जिससे आप क्या करते हो, बिहेवियर टेक्नोलॉजी आप उससे सुधारते हो, आप उससे बेसिकली व्यवहार में परिवर्तन लेकर आते हो, टीचर के व्यवहार में। तो यहाँ साइबरनेटिक्स भी आ जाएगा। फिर देखिए ऑर्गेनाइजेशन, टीचर और स्टूडेंट के बीच में इसका संगठन होता है टीचिंग टेक्नोलॉजी में। यहाँ पर आप ऑडियो विजुअल एड्स, मेथड्स और पर्सन सभी इन्वॉल्व है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, जब आप प्रेजेंट कर रहे हो बच्चे के सामने, इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, तो आप सभी टीचिंग एड्स का भी यूज कर रहे हो, और यहाँ पर टीचर्स के द्वारा होता है, ठीक है, टीचर्स ही आपको सिखा रहे हैं। एम क्या है, इफेक्टिव टीचिंग, यहाँ पर शिक्षण को प्रभावी बनाना, यहाँ पर इंफॉर्मेशन सही ढंग से शेयर करना, और यहाँ क्या है, व्यवहार में परिवर्तन लेकर आना, वांछनीय परिवर्तन लेकर आना। फिर देखेंगे अगर हम कंटेंट की बात करें तो यहाँ पर एजुकेशनल मॉडल्स जो है इसके थ्रू प्रिपेयर किए जाते हैं, टीचिंग मॉडल्स वगैरह जो है। यहाँ पर देखेंगे तो वर्क एनालिसिस, ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग, मोटिवेटिंग मेथड्स, क्योंकि आप कैसे बच्चों से डील कर रहे हो, कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो, बच्चों को कब आप क्या कह रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो, कब उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पर चेक की जाती हैं। यहाँ पर प्रिंसिपल्स ऑफ टीचर बिहेवियर, इन्वेस्टिगेटिंग मेथड ऑफ बिहेवियर, कैसे शिक्षक का व्यवहार जो उसे पहचाने, कैसे उसमें इंप्रूवमेंट लाए, कैसे उसका विश्लेषण करें, ये सारी चीज़ें आती हैं। लेवल्स ऑफ टीचिंग, यहाँ मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव सारी आएंगी, ठीक है। स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर, यहाँ पर सिर्फ मेमोरी लेवल की बात होती है, यहाँ मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात होती है। फिर होता है प्लेस ऑफ टीचर, यहाँ मैनेजर है बस खाली, यहाँ हेल्पफुल है क्योंकि कम्युनिकेट कर रहा है, और यहाँ सब्सिडरी, यहाँ पर बेसिकली टीचर का उतना रोल नहीं है, क्योंकि बच्चे यहाँ सेल्फ लर्निंग से सीख रहे हैं ना, खुद से माइक्रो टीचिंग परफॉर्म कर रहे हैं, सिमुलेटेड कर रहे हैं, उससे उनके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है।
प्रिंसिपल क्या है यहाँ पर, एजुकेशनल आर्ट। इतनी सारी चीज़ें वैसे आपको नहीं देखनी है, यहाँ पर इतना मत देखिए। यहाँ पर देखो एजुकेशन एट, यहाँ पर एग्जाम्पल्स किस किस के हैं, थिंकिंग, यहाँ पर तीनों स्तरों पे जो आपकी शिक्षण दिया जाता है वो आपके इसके अंतर्गत आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए सेल्फ स्टडी, लीनियर ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग, इंस्ट्रक्शन मैथमेटिक्स। प्रोग्राम लर्निंग को यहाँ पर क्यों लिया गया है, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी है यहाँ पर प्रोग्राम लर्निंग को भी प्रोग्राम कौन डिजाइन करता है, जो इंस्ट्रक्शन आपके इसमें आ रहे हैं कौन डिजाइन करेगा, टीचर डिजाइन करेगा। तो टीचर यहाँ पर बहुत इफेक्टिवली क्या करता है, वो जब तक इंस्ट्रक्शन बहुत प्रॉपरली सीक्वेंस वे में अच्छी तरीके से इंटरेस्टिंग मैनर में नहीं होंगे बच्चा नहीं सीख पाएगा, तो उस पर यहाँ पे काम करना होता है। और यहाँ पर क्या एग्जाम्पल्स हैं आपके, माइक्रो टीचिंग, मिनी टीचिंग, सिमुलेटेड, जैसा मैंने आपको बताया टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो होते हैं वो सब इसमें आ जाएंगे। सिग्निफिकेंस क्या है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को ज़्यादा इफेक्टिव और पर्पसफुल बनाना, उद्देश्यपूर्ण बनाना, एजुकेशनल प्रिंसिपल डेवलप करना। यहाँ पर क्या है, इंस्ट्रक्शन को जो है वो ढंग से अच्छे से डिलीवर कर पाना, तो उसके प्रिंसिपल्स डेवलप करना। और इंस्ट्रक्शन को क्या है, रिलेट इंस्ट्रक्शन प्रोसेस टू ऑब्जेक्टिव। कम्युनिकेशन भी कुछ भी नहीं करना है, क्या कम्युनिकेशन करना है, ताकि आपके ऑब्जेक्टिव जो है वो प्राप्त हो सके। और यहाँ पर क्या है, डेवलप प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग बिहेवियर, टीचर बिहेवियर कैसे इंप्रूव किया जा सकता है उसके सिद्धांतों का निर्माण करना। और एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस अगर हम देखेंगे तो क्लास इससे इफेक्टिव और पर्पसफुल हो जाती है। यहाँ पर क्या है आपका बेसिकली ओपन लर्निंग, रेमिडियल टीचिंग में ये ज़्यादा काम आता है और इट इज़ वेरी यूजफुल इन मेकिंग इफेक्टिव टीचिंग। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर याद करना है ना तो इसमें रियल टीचिंग ज़्यादा आती है जो आप क्लासरूम में करते हो, यहाँ प्रोग्राम लर्निंग ज़्यादा आती है, इंस्ट्रक्शन क्योंकि प्रॉपर होने चाहिए ना, प्रोग्राम लर्निंग को ज़्यादा यहाँ पर लेते हैं। और इसमें आपके क्या क्या आ जाते हैं, माइक्रो टीचिंग, सिमुलेटेड सोशल स्किल टीचिंग, SSST, ब्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस, ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल इसमें आती है। एग्जाम्पल से याद कर लो, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कहाँ पर क्या चीज़ यूज़ हो रही है।